स्टेट लेजिस्लेचर। अब आप पूछेंगे कि सर ये लेजिस्लेचर क्या होता है? देखिए, गवर्नमेंट 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी होती है और एग्जीक्यूटिव उसी लॉ को इंप्लीमेंट कराने वाली बॉडी, और जुडिशरी न्याय देती है, फैसला सुनाती है, लॉ इंप्लीमेंट करती है। अब आप पूछेंगे स्टेट लेजिस्लेचर, तो हमारे देश में हर स्टेट के पास अपनी खुद की लॉ मेकिंग बॉडी है, अर्थात स्टेट के लिए कानून बनाने के लिए एक बॉडी जिसका नाम है स्टेट लेजिस्लेचर। हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और हर स्टेट के पास अपना एक लॉ मेकिंग बॉडी है, हम जिसे कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। अब बात करते हैं दिल्ली के, तो दिल्ली के पास कुछ स्पेशल पावर्स है क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और दिल्ली को 69th अमेंडमेंट द्वारा एक स्पेशल पावर दिया गया कि दिल्ली के पास लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी और दिल्ली के पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होंगे। दिल्ली जबकि एक यूनियन टेरिटरी है, यह फैसिलिटी और किसी यूनियन टेरिटरीज में नहीं है। 2 एग्जांपल और है, एक एग्जांपल इसमें पुडुचेरी का और जम्मू एंड कश्मीर का। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर के पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, जबकि जम्मू एंड कश्मीर को अब यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जा चुका है। हाँ, याद रखिएगा 2019 में 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी के पास भी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। अब आता है लेजिस्लेचर, तो लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग बॉडी। अब जिस लेजिस्लेचर में सिर्फ एक हाउस हो, वो एक हाउस कौन सा है? विधानसभा, उसे कहते हैं यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। और जिस लेजिस्लेचर में 2 हाउसेज हों, उसे कहते हैं बायकैमरल लेजिस्लेचर। मतलब विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, तो इसीलिए इसको कहते हैं क्या? बाय मतलब 2, सिंपल। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर गवर्नर को भी इंक्लूड किया गया है, मतलब हाउस होंगे। कौन सा हाउस होगा? मैंने कहा विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर, ये तीनों पार्ट बन जाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के। तो क्या विधानसभा तो कंपलसरी है, वो तो होना ही चाहिए, विधान परिषद नहीं, ये कंपलसरी नहीं है। इसका मतलब है हमारे देश में सिर्फ 6 स्टेट्स हैं। वो 6 स्टेट कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, यूपी। इनके पास 2 हाउसेज हैं। हाँ, इसमें स्टेट लेजिस्लेचर भी है, जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर में दोनों हाउसेज हैं, इसमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ठीक है, हाँ, अब मुझसे पूछेंगे सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मैं कहूंगा विधानसभा में मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, कई बार इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और दूसरा है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे हम विधान परिषद भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं, हाँ, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। क्लियर है? अब बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल की। ज्यादातर स्टेट्स हमारे देश में, ज्यादातर स्टेट्स में सिर्फ एक हाउस है और वो हाउस कौन सा है? लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली को, जिसे हम लेजिस्लेटिव काउंसिल को, जिसे हम विधान परिषद भी कहते हैं, क्या उसे डिसॉल्व कर सकते हैं या नया? मान लीजिए कोई ऐसा स्टेट है जहां पर अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, गोवा है, चलिए एग्जांपल देता हूं मैं। अब गोवा चाहता है कि हमारे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल आ जाए। हाँ, गोवा में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, तो हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। कैसे हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन में इसका पावर दिया गया है। क्या पावर दिया गया है कि एक स्टेट खुद चाहे, अगर उसका लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसको हटा सकता है, और अगर नहीं है तो नया लेजिस्लेटिव काउंसिल अपने स्टेट में ला सकता है। कैसे? हाँ, कैसे? तो जिस स्टेट में, मेरे एग्जांपल में मैं गोवा का ले रहा था, गोवा में स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है पर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। ठीक है, तो अब गोवा चाहता है कि मेरे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा? इसमें स्टेट को एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स। मतलब जितने भी मेंबर्स हैं जो उस समय प्रेजेंट हैं, अज्यूम करता हूं, मैं एग्जांपल समझाता हूं कि
गोवा में अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, एक्चुअल बात नहीं कर रहा हूं, अज्यूम कर रहा हूं कि गोवा में, वैसे तो मैंने अज्यूम करके बोला जानबूझ का, मैंने कहा गोवा में 36 मेंबर्स हैं, ये एग्जांपल है मेरा, ठीक है। अब इसका 2/3 कर दीजिए, मैंने कहा ये मेरा एग्जांपल है, 2/3 कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगी 24। इसका मतलब 24 मेंबर्स जो मीटिंग में आए होंगे, 36 में से 24 मेंबर्स को क्या करना पड़ेगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पक्ष में वोट देना होगा। अब ये जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इसे पास कर देगी रेजोल्यूशन को, तब क्या होगा, तब इसके बाद ये रेजोल्यूशन जाएगा पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट भी एक क्या करेगी, एक्ट बना देगी पार्लियामेंट का। हाँ, पार्लियामेंट में एक्ट पास होगा और उस एक्ट के तहत अब गोवा में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल आ जाएगा। बधाई हो गोवा वालों, समझ आ गया क्या कहना चाहते हैं। और यही प्रोसेस होगा अगर हम लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटाना चाहते हैं। क्लियर है, बात समझ आ गई। ऐसा आंध्र प्रदेश कर चुका है, हाँ, हमारा स्टेट जो आंध्र प्रदेश है ऐसा कर चुका है, अलाउड है क्योंकि ऐसा कानून में है। अब स्टेट में एक हेड होता है, आप कहेंगे सर चीफ मिनिस्टर, देखिए चीफ मिनिस्टर इज रियल हेड ऑफ द स्टेट। मैं यूपी की बात करता हूं तो हमारे यूपी में योगी बाबा, जिसे बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो वो रियल पावर है, मतलब वो एक्चुअल ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। हाँ, पर हम बात कर रहे हैं गवर्नर की। अब गवर्नर, हर स्टेट में गवर्नर होता है जिसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और ये ऑफिस में तब तक रह सकता है जब तक प्रेसिडेंट के प्लेजर में है। मतलब राष्ट्रपति खुश हैं तो प्रेसिडेंट की खुशी से वो गवर्नर वहां बना रहेगा, और वरना उसको 5 साल से पहले ही निकाला जा सकता है। तो गवर्नर को अपॉइंट करता कौन एक्चुअली में, तो मैंने कहा प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर को, और प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन देता है, प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस देते हैं। हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब प्राइम मिनिस्टर के साथी, वो डिसाइड करते हैं कि गवर्नर कौन बनेगा। हाँ, मेरे यूपी की बात करोगी तो यूपी में गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। समझ आया, गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, उसकी पावर वही है जो देश में, पूरे देश में प्रेसिडेंट के पास जैसा पावर है। क्लियर है। स्टेट में जो हेड है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है गवर्नर। अब बात करते हैं टर्म ऑफ ऑफिस। तो गवर्नर का टर्म ऑफ ऑफिस सिर्फ 5 साल है, और मैंने दूसरा बताया कि गवर्नर का टर्म घटाया जा सकता है, और ये डिपेंड करेगा किसके पर, प्रेसिडेंट के ऊपर, उसको पहले ही रिमूव किया जा सकता है। अब आते हैं सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट हाउस। जैसे कंट्री में देखेंगे तो हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट एक लेजिस्लेटिव बॉडी है ना। जैसे स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट में है, स्टेट के लिए कानून बना रही है, तो पार्लियामेंट किसके लिए कानून बनाती है, पूरे भारत के लिए। हाँ, मैं इंडियन पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं। अब पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट होता है, लोकसभा होती है और राज्यसभा होता है। स्टेट लेजिस्लेचर में कौन होता है, गवर्नर होता है, विधान सभा होती है और विधान परिषद होती है। समझ में आ गया, पैरेलल कंपैरिजन समझ में आ गया। अब बात करते हैं विधानसभा की। तो हमारे विधानसभा में आप ये देखिए, मैंने हमारा बोला तो मैंने आपको लखनऊ का हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली का सीन या लेजिस्लेचर की बिल्डिंग है हमारे लखनऊ में, है ना, हर स्टेट में होती है। तो यहीं पे हमारे सारे मंत्री बैठते हैं, MLA बैठते हैं, हाँ, इस बिल्डिंग में बैठते हैं, और हमारे स्टेट के लिए, हर स्टेट के लिए क्या होता है, ऐसे ही कानून बनता है। तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज में मैक्सिमम 500 लोग हो सकते हैं और मिनिमम 60। हाँ, पर स्टेट असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो भी व्यक्ति स्टेट में रहता है, 18 साल या उससे ऊपर का है, वही वोट दे सकता है किसको, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम कहते हैं MLA। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो ये रूल 500 और 60 वाला रूल फॉलो होता नहीं है, इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शंस हैं, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ सिक्किम की बात करेंगे, सिक्किम के पास लेस देन 32 मेंबर है। गोवा और मिजोरम में 40 मेंबर है। देखा, 60 नहीं है। अरे भाई, उतनी पॉपुलेशन नहीं है ना वहां पर, ये पॉपुलेशन से डिसाइड होता है कि कितने मेंबर्स होंगे, ठीक है। और मैक्सिमम स्ट्रेंथ किसके पास है, जैसे उत्तर प्रदेश, क्योंकि पॉपुलेशन में सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का, तो 403 यस 403 मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। उसी तरह से बिहार में 243, MP में 230, वेस्ट बंगाल में 249, 294,
हाँ, वेस्ट बंगाल भी हाईली पॉपुलेटेड स्टेट है हमारा, तो उसकी पॉपुलेशन से डिसाइड होता है कि कितने मेंबर्स होंगे, क्योंकि ये अलग अलग एरियाज को, अलग अलग चुनाव क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब वोटिंग होती है तो वो इलेक्शन की एक स्पेसिफिक एरिया होती है जहां पर उस कैंडिडेट को खड़ा होना था और वहां से जीत के जाना होता है। समझ में आ रहा है? अब आता है क्वालिफिकेशन। अगर आप, हाँ, तुम तो नहीं बन पाओगे, हाँ, तुम लोग नहीं बन पाओगे मेरे राइजिंग स्टार्स, पर इमेजिन करो तुम्हारे पापा मम्मी चुनाव में क्या खड़े हो सकते हैं? क्या वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन सकते हैं, एमएलए बन सकते हैं? आओ कैसे पता करेंगे। पहली चीज, क्या वो इंडियन सिटीजन है? क्या उनकी एज 25 से अधिक है? हाँ है। क्या उनके पास उनका नाम वोटर लिस्ट में है क्या? हाँ, एक वोटर लिस्ट होती है जिसमें हर व्यक्ति का नाम होता है जो उस स्टेट में रहता है, उसे कई बार बोलते हैं इलेक्टोरल रोल्स, तो उसमें नाम होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? उसके पास कोई, हाँ मतलब आपकी बात कर रहा हूं, आपके पेरेंट्स की बात कर रहा हूं, तो उनके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। सर, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब आपको किसी सरकारी पद से लाभ नहीं मिलना चाहिए, आप पहले से ही किसी गवर्नमेंट की पोस्ट में हैं। एग्जाम्पल देता हूं कि आप किसी रेलवे में जॉब कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का ना है रेलवे, नहीं। या आप कोई पहले से ही गवर्नमेंट की कोई टीचर है, तो इनको पहले क्या करना होगा, इसको छोड़ना, क्योंकि आपको अलाउड नहीं है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट में नहीं होना चाहिए, अंडर स्टेट गवर्नमेंट में भी नहीं होना चाहिए। और लास्ट में क्या होना चाहिए? अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, अगर कोई व्यक्ति दिमाग जिसका संतुलन ठीक नहीं है वो कैसे बन सकता है? और या तो कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। सर, ये इंसॉल्वेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्ज को चुकाने में असमर्थ है उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट, दिवालिया हिंदी में बोलते हैं उसको, उसको अलाउड नहीं है। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर में चुनाव खड़े होने की अनुमति नहीं होगी। और वरना यस, बन सकते हैं, बहुत आसानी से बन सकते हैं, और तुम्हारे पेरेंट्स तो उसमें पूरी तरह से क्या हो रहे हैं, पूरी तरह से फिट हो रहे हैं। हाँ, चुनाव में, यस, चुनाव में खड़े हो सकते हैं। बात करेंगे टर्म की, तो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म कितना है? 5 साल। पठा, प्रेसिडेंट की तरह ही गवर्नर भी, हाँ मैंने कहा प्रेसिडेंट की तरह होता है गवर्नर, स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है गवर्नर। ये गवर्नर चाहे तो डिसॉल्व कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली को। कब करेगा? जब चीफ मिनिस्टर उस स्टेट का क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए। कई बार क्या होता है, किसी स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, अर्थात जो स्टेट को चलाया जाना चाहिए संविधान के तहत, वो चलाया नहीं जा पा रहा है, नतीजा वहां पे प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया है। और प्रेसिडेंट रूल के समय लेजिस्लेटिव असेंबली को या तो डिसॉल्व कर दिया जाता है, हाँ डिसॉल्व कर देते हैं, या अभी सस्पेंड कर देते हैं। मतलब पावर किसके पास चला जाता है? गवर्नर के पास चला जाता है। हाँ, ये होता है जब प्रेसिडेंट रूल अप्लाई होता है उस स्टेट पे। बात करेंगे कब डिस्क्वालीफाई होता है। क्वालिफाई का उल्टा कर दो, अगर मेंबर हमारा कोई सिटीजनशिप छोड़ दे तो, जब भारत के नागरिक नहीं हो तो भारत के किसी राज्य में कैसे तुम लीड कर सकते हो? नहीं कर सकते। और या तो उसे, उसका माइंड ठीक नहीं है, वो अनसाउंड माइंड का है, मतलब दिमाग उसका ठीक नहीं है। और या तो उसने क्या किया है, कानून तोड़ा है एंटी डिफेक्शन का। एंटी डिफेक्शन मतलब होता है उसने अपनी पार्टी जिसका वो मेंबर था उसके नियमों के खिलाफ वोटिंग की है, उसे कहते हैं एंटी डिफेक्शन। समझ में आ गया मीनिंग? चलो आगे बात करते हैं, कब कब उसकी सीट खाली हो सकती है। अगर कोई पर्सन दोनों जगह, हाँ विधानसभा में भी और विधान परिषद में, दोनों में मेंबर बन जाए तो क्या दोनों में जाएगा? एक दिन यहां जाएगा, एक दिन यहां जाएगा? नहीं नहीं, उसको किसी एक में ही रहना पड़ेगा, दोनों जगह वो मेंबर नहीं रह सकता। या कोई व्यक्ति क्या करे, दो अलग अलग स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर जीत जाए, मतलब यूपी में भी जीत जाए स्टेट लेजिस्लेचर, बिहार में भी जीत जाए। अरे भाई, कोई एक राज्य चुनो, दोनों राज्य में नहीं बन सकते। या कोई व्यक्ति 60 दिन से अधिक मीटिंग में न आए, हाउस की मीटिंग में आना कंपलसरी है, वरना उसकी सीट खाली कर दी जाएगी। क्लियर? अब आ रहा है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो स्टेट लेजिस्लेचर का पहला पावर लेजिस्लेटिव पावर, मतलब लॉ मेकिंग पावर। तो मैंने कहा स्टेट के लिए कानून, फिर से आते हैं, मैं वाराणसी से हूं, आपके पता है, आपके गूगल सर, हाँ मैं आपका गूगल सर वाराणसी से हूं। तो ये वाराणसी आता है यूपी के अंदर में, एक शहर है, डिस्ट्रिक्ट है यूपी के अंदर। तो यूपी, पूरे यूपी
के लिए कानून कौन बनाएगा? यूपी के लिए कानून बनाएगी हमारी यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली। बात समझ आ गया? हमारा स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट है लेजिस्लेटिव असेंबली, हमारे यूपी में जो कानून है। अब ये कानून कहां लिखा है कि कौन सा कानून हमारी गवर्नमेंट बना पाएगी? तो ये कानून लिखा है स्टेट लिस्ट में। हां, अब आप बोलेंगे सर ये लिस्ट क्या होती है? देखिए तीन बड़ी लिस्ट होती है। पहली होती है यूनियन लिस्ट। लिस्ट मतलब समझ गए, इसमें नाम लिखे हैं। क्या नाम लिखे हैं? सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हैं। जिस सब्जेक्ट पर कानून यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है उस लिस्ट का नाम है यूनियन लिस्ट। तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि ये यूनियन लिस्ट है तो हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं बात कर रहा हूं किसकी? स्टेट लिस्ट की बात कर रहा हूं। तो स्टेट लिस्ट, हाँ, दूसरी लिस्ट कौन सी होती है? स्टेट लिस्ट। इसमें जो सब्जेक्ट्स लिखे हैं उस पर कानून, उस पर लॉ स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। बात समझ आ गया? मैं एग्जांपल देके बताता हूं कि एजुकेशन नाम का एक सब्जेक्ट है, तो एजुकेशन पे स्टेट गवर्नमेंट क्या बना सकती है? लॉ बना सकती है। बात समझ आए? तो ये लिस्ट में नाम लिखा होगा। स्टेट लिस्ट में एक लिस्ट है जिसमें किस किस विषय पर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है। तो ऑब्वियस बात है, स्टेट लेजिस्लेचर की लिस्ट बनी है, उसमें हम लॉ बना सकते हैं और वो हमारे स्टेट में लागू हो जाएगा। अब आता है कॉन्करेंट लिस्ट। कुछ ऐसी भी लिस्ट होती है, मतलब एक लिस्ट, तीसरी मैंने कहा था 3 लिस्ट होती है, ये एक ऐसी लिस्ट है इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, इसमें यूनियन गवर्नमेंट भी, हाँ, मतलब हमारी पार्लियामेंट दिल्ली की, वो भी लॉ बना सकती है। तब आप बोलेंगे तब तो झगड़ा हो जाएगा कि कॉन्फ्लिक्ट किस बात का होगा? किसी एक सब्जेक्ट पे ही स्टेट गवर्नमेंट ने भी लॉ बना दिया, यूनियन गवर्नमेंट ने भी लॉ बना दिया, तो किसका माना जाएगा? हाँ, तो मैंने बताया था बड़ा कौन है? यूनियन पार्लियामेंट। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावरफुल माना गया है। सो इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट कब होगा? कॉन्करेंट लिस्ट में होगा, स्टेट लिस्ट में नहीं होगा। ठीक है, स्टेट लिस्ट में नहीं होगा क्योंकि स्टेट लिस्ट में तो हम ही बनाएंगे, हमारा स्टेट लिस्ट बनाएगा, पर कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं। और अगर किसी एक विषय पर, किसी एक सब्जेक्ट पे स्टेट गवर्नमेंट, मतलब हमारे स्टेट लेजिस्लेचर ने और यूनियन पार्लियामेंट दोनों ने लॉ बना दिया, तो लॉ मेड बाय द यूनियन पार्लियामेंट विल प्लेवेल। मतलब किसका लॉ माना जाएगा? दिल्ली की सरकार ने जो कानून बनाया वो माना जाएगा। और इससे पता चलता है कि हमारे देश में यूनियन गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है। अच्छा, कोई भी बिल पास होगा तो वैसे ही बिल पास होगा जैसे कि पार्लियामेंट में पास होता है, और बिल फाइनली गवर्नर साइन करेगा, इसे कहते हैं असेंट करना। अगर गवर्नर असेंट कर दिया तो बिल को क्या मान लिया जाएगा? पास मान लिया जाएगा। अब उसका इंप्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। क्लियर है? ये तो हो गया लेजिस्लेटिव पावर। अब आ रहे हैं फाइनेंशियल पावर। जैसा नाम लिखा है, पैसे से संबंधित पावर, ये भी पावर हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव पावर पास है। तो हमारे पूरे स्टेट में सरकार की क्या क्या कमाई है और सरकार के क्या क्या खर्चे हैं, हाँ, साल की कमाई और खर्च का ब्यौरा, इसे कहते हैं बजट। तो बजट इज एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर ही बजट पास करता है जिसमें पूरे साल भर में गवर्नमेंट ने क्या क्या कमाया। जैसे हमसे कोई टैक्स लिया, मैं एग्जांपल देता हूं, सीवर टैक्स लिया, वाटर टैक्स लिया, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स लिया, तो इसका खर्चा कहां हुआ, ठीक है, ये उनको बताना पड़ता है। और परमिशन फॉर टैक्स, तो कोई भी टैक्स हमारे स्टेट में तब तक लागू नहीं हो पाएगा जब तक हमारी स्टेट लेजिस्लेचर उसकी परमिशन ना दे दे। हाँ, अब अपने मन से गवर्नमेंट ने कोई भी टैक्स लगा दिया हो तो चलेगा नहीं, ये स्टेट लेजिस्लेचर को अप्रूव करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? फिक्सिंग ऑफ सैलरीज, तो हमारे स्टेट में मैंने कहा लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, हाँ, यूपी की बात करेंगे, और लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को एमएलए और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को एमएलसी। इनकी सैलरीज, इनको मिलने वाले पर्क्स, अलाउंसेस कौन डिसाइड करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, समय समय पे डिसीजन लिया जाता है। अभी तक तो हमने पढ़ा फाइनेंशियल पावर। अब आ रहा है कंट्रोल और एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब क्या होता है? तो मैंने बताया कि लेजिस्लेचर लॉ तो बनाता है, पर वो लॉ को इंप्लीमेंट कौन करता है? तो जो इंप्लीमेंट करने वाली बॉडी होती है उसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव। तो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या चीफ मिनिस्टर, ये सब मिल करके कानून को इंप्लीमेंट करवाते हैं। इसमें सिविल सर्वेंट्स की भी जरूरत पड़ती है, तो इनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ऐसा तो नहीं है कि लॉ मिनिस्टर बन गया है तो वो कानून तोड़ता रहेगा, कहेगा अरे हट, हम ही तो मंत्री हैं, हम ही तो कानून मंत्री। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
उनको भी जवाब देना पड़ता है। हाँ, अब वो चाहे कानून मंत्री हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे सीएम हो, उनको भी हाँ स्टेट लेजिस्लेचर में उनसे पूछा जाएगा भाई। अपोजिशन वाले क्वेश्चन पूछेंगे, अपोजिशन वाले उनसे इंक्वायरी करेंगे और जवाब देना पड़ेगा। पब्लिक देख रही है, मीडिया देख रही है, बात समझ आया? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मिल करके पूरे स्टेट लेजिस्लेचर को जवाब देना होता है और अपने पद के लिए जो पद उनको मिला है, मान लो किसी को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया गया है, किसी को हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया, तो उस इंडिविजुअल काम के लिए भी उनको उनको गवर्नर को जवाब देना पड़ता है। याद रखिएगा, कोई भी पार्टी तब तक रूल करती है असेंबली में जब तक उसके पास मेजॉरिटी का सपोर्ट है। इसका मतलब है कि अगर मेजॉरिटी नहीं तो पूरी पार्टी रिजाइन करेगी, वो एक बंदा नहीं रिवाइज करेगा, पूरी पार्टी रिजाइन कर जाएगी। और खास बात क्या है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अब पूछेंगे कि लॉ मिनिस्टर को, हाँ हेल्थ मिनिस्टर को, ये सब मिनिस्टर्स को, इवन डिप्टी सीएम को, सीएम को कौन कंट्रोल कर सकता है? मैंने कहा अपोजिशन वाले कंट्रोल करेंगे। जो उनकी पार्टी में नहीं है वो कैसे कंट्रोल करेंगे? उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, हाँ बहस करेंगे, झगड़ जाएंगे। आप देखिए, आपने देखा होगा, कभी पार्लियामेंट का सीन देखा है कि नहीं? हाँ, आपस में एकदम भीड़ भाड़ जाते हैं, अरे पीटने लगते हैं, ढम 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 करके चिल्लाने लगते हैं, कुछ लोग तो वेल पे चले आते हैं, बीच में चले आते हैं, देखा है ना? हाँ, ये सब करते हैं, ये तरीका है उनका, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनके पावर को कंट्रोल करने का। क्वेश्चन पूछ सकते हैं और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देते हैं। अगर पास हो गया तो सिर्फ वो मिनिस्टर नहीं जाएगा जिस मिनिस्टर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ है, बल्कि पूरी कैबिनेट चली जाएगी, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चला जाएगा। एडजर्नमेंट मोशन कर सकते हैं, डिबेट डिस्कशन कर सकते हैं, कट मोशन कर सकते हैं। इन तरीकों से वो लोग कंट्रोल कर लेते हैं। अब आता है अगला फंक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। जैसा नाम लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन, ये वो फंक्शन है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, अब पूछेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, जिस लॉ से ये पूरा देश चल रहा है, जिसे हम हिंदी में संविधान कहते हैं। तो हमारे देश में एक अमेंडमेंट बिल पास हुआ जिसमें कहा गया कि जो दोनों हाउसेज हैं, ध्यान से सुनिएगा, दोनों हाउसेज हैं, उन दोनों का हेड, लोकसभा राज्यसभा की बात कर रहे हैं, उन दोनों को अपने कानून को पास करने के बाद प्रेसिडेंट के पास भेजना होता है, प्रेसिडेंट साइन करता है। यहां तक तो मालूम है आपको। यही चीज हमारे स्टेट लेजिस्लेचर में होती है, यही चीज होती है। पर इस प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करता है? तो इस प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं हमारे मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। याद रखिएगा, ओनली एंड ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, अब एक एग्जांपल से पूछता हूं कॉन्स्टिट्यूशनल पावर में कि कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ कानून ऐसे होते हैं जो करने तो पार्लियामेंट को होते हैं, पर वो कानून पार्लियामेंट के लिए, पूरे देश के लिए होते हैं, पर उसका इफेक्ट स्टेट पे पड़ता है। स्टेट को उसको रेटिफाई करना होता है, स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उसको रेटिफाई करना होता है। जैसे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट हो गया, मैंने अभी बताया कि प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है ना? तो स्टेट असेंबलीज को इसको रेटिफाई करना होता है, या यूनियन जुडिशरी को अपॉइंट करने के लिए, हाँ जुडिशियल सिस्टम में। उसी तरह से स्टेट का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में भी होता है। इन सब केसेस में स्टेट लेजिस्लेचर को, हाँ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स को अप्रूव करना होता है, रेटिफाई करना होता है। अब आता है इलेक्टोरल फंक्शन। इसको मैं पहले ही बता चुका हूं कि लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, जो इलेक्टेड मेंबर्स है, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं, ध्यान दीजिएगा, इलेक्टेड मेंबर्स जो चुनाव जीत के आए हैं, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। वो इलेक्टोरल कॉलेज में जाते हैं, हाँ कोई कॉलेज ही नहीं है पढ़ाई वाला, इलेक्टोरल कॉलेज है जहां पर एक बिल्डिंग है, एक प्लेस है कहें, हाँ या एक सिस्टम है जिसके तहत प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। आइए, गवर्नर को भी इलेक्ट कौन करता है? गवर्नर को मैंने बताया था प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है, पर प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करता है? ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, पर ये भी याद रखिए कि अकेले नहीं होते हैं, इसमें लोकसभा के भी मेंबर होते हैं। ठीक है, बात करेंगे स्पीकर। तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज में सबसे पहली आती है विधानसभा। तो विधानसभा का एक ऑफिसर, एक व्यक्ति जो विधानसभा के मेंबर्स को प्रिसाइड करे, उनकी मीटिंग्स ले, उनको परमिशन दे, है ना, आंसर देने की, क्वेश्चन पूछने की, तो वो व्यक्ति कौन है? वो है स्पीकर।
और वो स्पीकर कौन इलेक्ट करता है? ये मेंबर्स खुद इलेक्ट करते हैं। जब चुनाव हो जाता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव हो जाता है, तो ये लीडर्स मिल करके अपने में से किसी एक व्यक्ति को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बनाते हैं। क्लियर है? अब तक बात किया लेजिस्लेटिव असेंबली का। मैंने कहा हमारे सारे स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, पर लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 6 में है, जिसको हम विधान परिषद भी कहते हैं। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स राज्यसभा की तरह होती हैं। कैसे? मैंने कहा राज्यसभा की तरह होती हैं। इसकी स्ट्रेंथ कितनी है? किसी भी स्टेट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसके मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मैं समझाने के लिए कहता हूं कि यूपी की बात करता हूं, ठीक है? मैं यूपी का एग्जांपल लेता हूं। यूपी के मेंबर्स कितने हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में? 403। पता है आपको? यूपी में 403 मेंबर्स रहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब इसका 1/3 कर दो, तो इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/3। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 1/3 से, तो 3 1 जा 3, ठीक है, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। 134 मेंबर्स होंगे। 134 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं। किसमें मेंबर्स हो सकते हैं? इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। यूपी की लेजिस्लेटिव काउंसिल में मैक्सिमम स्ट्रेंथ देखो लिखा है ना कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी? 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स। मैंने एग्जांपल दिया, यूपी के एग्जांपल से समझाया, समझ में आया? और मिनिमम कितनी हो सकती है? मिनिमम हो सकते हैं 40 मेंबर्स। मिनिमम हो सकते हैं कितने? 40 मेंबर्स। क्लियर है? बात समझ आ रहा है? अब आते हैं कि ये मेंबर्स आएंगे कहां से? तो याद रखिएगा, जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, उनका एक नंबर है, वो आपको ध्यान याद करना पड़ेगा। ये नंबर याद कर लीजिए। मैंने इसको ग्राफ दिखा दिया, ये एक पाई चार्ट दिखा दिया, इसमें क्लियर हो जाएगा। जैसे 1/12 मेंबर कितने? लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/12 मेंबर को इलेक्ट करेंगे ग्रेजुएट्स। हाँ, ये वो ग्रेजुएट्स हैं। ग्रेजुएट्स जानते हैं? जो लोग बैचलर डिग्री ले लेते हैं ना, हाँ, 12th पास के बाद जो 3 साल पास करके जो बैचलर डिग्री देखते हैं ना, उन्हें हम ग्रेजुएट्स कहते हैं। ये ग्रेजुएट्स रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स होने चाहिए, कम से कम 3 साल की स्टैंडिंग होनी चाहिए इनके पास, ठीक है? वही लोग ले सकते हैं इस पार्टिसिपेट। और 1/3 मेंबर इनके विधानसभा के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। कितने? मैंने कहा 1/3 मेंबर्स। और गवर्नर भी अपॉइंट कर सकता है इसमें से। हाँ, गवर्नर के पास है 1/6 मेंबर अपॉइंट करने का पावर। गवर्नर 1/6 मेंबर इसमें से अपॉइंट कर देगा, और वो मेंबर्स किसी न किसी फील्ड में एक्सपर्ट होंगे। वो साइंस में, लिटरेचर में, आर्ट में, किसी कोऑपरेटिव मूवमेंट में, किसी सोशल सर्विस में वो एक्सपर्ट होंगे। उस 1/6 मेंबर को गवर्नर अपॉइंट करेगा। और बचा कितना? और बचा 1/3 मेंबर। उसके 1/3 मेंबर लोकल बॉडीज, हाँ, जिसे म्युनिसिपैलिटी कहते हैं। क्या? म्युनिसिपैलिटीज, जिसमें हम नगर निगम, नगर महापालिका, इनके मेंबर्स इनको अपॉइंट करते हैं। मेंबर्स ऑफ दी म्युनिसिपैलिटीज, लोकल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ये लोग अपॉइंट करते हैं। और आखिरी बचा 1/12। एक बार और आ गया 1/12। यहां भी 1/12 है, यहां भी 1/12 था। ये वाला 1/12 जो है वो टीचर्स इलेक्ट करते हैं। अब ये वो टीचर्स हैं, हाँ, ऑब्वियस बात है, ये वो रजिस्टर्ड टीचर्स हैं, हाँ, जो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं, और वो सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। मतलब प्राइमरी के टीचर नहीं, सेकेंडरी मतलब होता है एटलीस्ट 9-10th का स्कूल होना चाहिए, मिनिमम 9-10, 11-12 हो तो दी बेस्ट है। तो ये टीचर्स 1/12 मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को इलेक्ट करते हैं। ये है इसका पूरा कॉम्पोजिशन। नंबर याद कर लीजिएगा, मैं आपको इसको शेयर कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बात करेंगे अब क्वालिफिकेशंस की। तो सारी क्वालिफिकेशन सेम है। अगर, हाँ, फिर से कहता हूं, अगर तुम्हारे पेरेंट्स को मेंबर बनना हो इस लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो हाँ, मैंने कहा बन सकते हैं ना। सारी मेंबरशिप की कंडीशन सेम है, सिर्फ एक एज की कंडीशन चेंज होती है, और वो क्या है कि इनकी एज 30 ईयर्स से अधिक होनी चाहिए, या 30 ईयर्स एंड अबव होनी चाहिए। बात समझ आ गया? हाँ, तुम कहोगे मेरे पेरेंट्स तो उस पर पूरी तरह से खरे उतर रहे हैं, ठीक है। अब क्या टर्म ऑफ ऑफिस है? लेजिस्लेटिव काउंसिल का टर्म 6 साल होता है। कितना? 6 साल। एक मेंबर 6 साल तक अपने ऑफिस में रहता है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल एक परमानेंट हाउस है, जैसे राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है,
सर परमानेंट हाउस, क्योंकि इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। हाँ, लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाती है पर लेजिस्लेटिव काउंसिल डिसॉल्व नहीं होती है, क्योंकि इसके 1/3 मेंबर रिटायर होते रहते हैं 2-2 सालों में। समझ में आ गया? इसके 1/3 मेंबर हटेंगे, फिर नए 1/3 मेंबर आ जाएंगे, फिर कोई नए 1/3, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है ना? अब बात करते हैं कोरम। ये कोरम क्या होता है? कोरम मतलब होता है जब काउंसिल की मीटिंग बुलाई जाए तो कम से कम कितने मेंबर हों कि मीटिंग कंडक्ट की जा सके। हाँ, अब 2 ही 3 लोग आए, चुपचाप मीटिंग करके चले गए, नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। तो इसकी फिक्स है, नंबर फिक्स है, मिनिमम है 10 और या तो 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। क्या? मिनिमम है 10th या 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, विचएवर इज ग्रेटर। ये मेंबर अगर होंगे तभी तभी लेजिस्लेटिव काउंसिल काम कर पाएगी और उसके निर्णय को अप्लाई किया जाएगा, वरना आज की बैठक मुलतवी की जाती है। मतलब आज सस्पेंड करते हैं। क्लियर? प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है? चेयरमैन। और उसके साथ कौन हो सकता है? डिप्टी चेयरमैन, जो उसके नीचे काम करेगा। हाँ, जब चेयरमैन एब्सेंट हो जाएगा तो काम कौन संभालेगा? भाई चेयरमैन बीमार हो सकता है, चेयरमैन को कुछ हो सकता है, इसीलिए। अब विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल एक ऑप्शनल हाउस है, कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि मैंने कहा सिर्फ 6 स्टेट्स में हमारे देश में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है? जबकि 28 स्टेट्स है, और ये भी वही पावर है इनके पास भी, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। ये भी विधानसभा की तरह अपने मेंबर्स पे कंट्रोल कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट हाँ, ये अब गवर्नमेंट को गिरा नहीं सकते। क्या? टॉपलिंग, दे हैव अ लिटिल से इन द टॉपलिंग द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को, सरकार को गिरा देना इनके पास पावर नहीं है। ठीक है? ये डिस्कशन कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस पास कर सकते हैं, या कभी कभी ऑर्डिनेंस पास हो जाता है। सर ये ऑर्डिनेंस क्या होता है? When a law is passed या implemented even when the state legislature is not in session। सोचिए, एक स्टेट को अभी कानून की जरूरत है और अभी स्टेट लेजिस्लेचर की बैठक नहीं होने वाली है, अभी बैठक कई महीनों बाद होने वाली है, तो चीफ मिनिस्टर बैठेगा नहीं, ये तुरंत क्या करेगा? हाँ, अपनी कैबिनेट की बैठक लेकर के, अपने ही सिर्फ कैबिनेट की बैठक लेकर के एक ऑर्डिनेंस पास कर देगा, और ये ऑर्डिनेंस गवर्नर को साइन करना होगा। ऑर्डिनेंस क्या है? इज अ टेम्पररी लॉ, इट इज पास्ड व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन। अब जैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर आएगी, उसमें दोनों हाउसेस को क्या मिलेगा? बराबर मौका मिलेगा। वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। ठीक है? मतलब उसको पक्ष में वोट करना पड़ेगा, तब जाके लॉ बन जाएगा, मतलब ऑर्डिनेंस परमानेंट तब जाके बनेगा। कुछ बिल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी बिल्स। तो एनी बिल विच इज नॉट अ मनी बिल इज एन ऑर्डिनरी बिल, जिसमें टैक्स फाइनेंस की बात ना हो, उसे कहते हैं क्या? ऑर्डिनरी बिल। और ऑर्डिनरी बिल कहीं भी स्टार्ट हो सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली से भी हो सकता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल से भी हो सकता है। बात समझ आ रही है? हाँ, याद रखिएगा, पर अगर मनी बिल होगा, वो सिर्फ और सिर्फ कहां से स्टार्ट होगा? मनी बिल कैन ओरिजिनेट ओनली एंड ओनली इन लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर? तो अगर नॉन मनी बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, तो विधानसभा से पास हुआ, विधानसभा ने अप्रूव कर दिया, ज्यादा विधान परिषद में जाएगा, तो विधान परिषद उसको 3 महीने तक, कितना? 3 महीने तक रोक सकता है और अपना अमेंडमेंट, कि हम चाहते हैं ये बदलाव हो जाए, ये प्रपोजल दे सकता है। हाँ, ये प्रपोजल दे सकता है, और अधिक से अधिक मैंने कहा कितना समय? 3 महीने तक रोक सकता है उस बिल को। और 3 महीने बाद क्या होगा? ये बिल फिर जाएगा विधानसभा के पास। अब विधानसभा फिर उसको अगर पास कर देगी, तो अब सेकंड बार क्या होगा? काउंसिल उसको अधिक से अधिक 1 महीने और होल्ड कर सकता है। तो एक बिल पहले 3 महीने रुका, दोबारा विधानसभा ने इसको भेजा, 1 महीने और रोक सकती है इसको। कितनी बार हो गया? 2 बार। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अगर वह बिल विधान परिषद पास करे न करे, भाड़ में जाए। मतलब समझ गए ना? पावर किसके हाथ में है? विधान परिषद के पास है ही नहीं, पावर है विधानसभा के पास, क्योंकि बिल मान लिया जाएगा कि ये बिल पास हो गया है। हाँ, अब इसको डिले नहीं कर सकते। ठीक है? अब इसको डिले नहीं कर सकते हैं, ये मान लिया जाएगा कि इट इज बिल पास्ड बाय द विधान परिषद ऑल्सो। इसका मतलब मैक्सिमम 4 महीना तो लगेगा ही लगेगा, मैक्सिमम, मिनिमम नहीं,
मैक्सिमम लग सकता है। इसका मतलब है विधानसभा और विधान परिषद की एक ज्वाइंट मीटिंग कभी नहीं होती है। कभी अगर डेडलॉक हो जाए, डेडलॉक मतलब किसी नॉन बेनिबली बिल पर विधानसभा और विधान परिषद के मेंबर्स अगर एग्री न करें तो ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी, विधानसभा ने जो डिसीजन ले लिया वही मान्य होगा। तो इससे पता चलता है विधानसभा इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू विधान परिषद। क्लियर है? आगे मनी बिल वाली भी कहानी बता देता हूं। अगर मनी बिल, मैंने कहा था मनी बिल कहां से स्टार्ट होगा, विधानसभा से स्टार्ट होगा, और विधानसभा ने मनी बिल अगर पास कर दिया तो ये पहुंचेगा विधान परिषद के पास। विधान परिषद ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक, कितना, 14 दिन तक इस मनी बिल को रोक सकता है। उसके बाद फिर मान लिया जाएगा कि ये बिल पास हो चुका है और चला जाएगा गवर्नर के पास साइन होने के लिए, और गवर्नर तो पता ही है साइन रोकते नहीं है कभी भी। तो इस तरह से मनी बिल में तो उसके पास और पावर नहीं है। हाँ, 14 दिन से ज्यादा पावर ही नहीं है। देखिए मनी का मैटर है ना, पैसे का मामला है, तो इसीलिए ज्यादा देर बिल को रोका नहीं जा रहा है। नॉन मनी बिल था, मतलब ऑर्डिनरी बिल था, तो 4 महीने तक का टाइम था। एक और पॉइंट देखते हैं, क्या पावर है, नॉन पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। याद रखिएगा, मेंबर्स और ये पावर नहीं है बल्कि डिमेरिट है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को प्रेसिडेंट के या इवन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इंक्लूड नहीं किया जाता। दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यस मेरे राइजिंग स्टार, ये डेडिकेटेड वीडियो है और आपके रिक्वेस्ट पर ये वीडियो मैंने लाया था। मैं सच कह रहा हूं मेरे राइजिंग स्टार, आप बनने वाले हैं अब जल्दी सुपरस्टार, अर्थात क्लास 10th में आने वाले हैं। और मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं, मैं तुम्हें वेलकम करता हूं। आइए हम मिलकर के और आगे इस, कहते हैं ना, अपनी जर्नी को बेटर और हायर ले चलें। बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके अगर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स हैं तो प्लीज उनको ये वीडियो शेयर करिए। नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को देख सकते हैं, ये नोट्स अवेलेबल होगा वहां पर, और यहां तो आप हमारी वेबसाइट का यूज कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे भी नोट्स अवेलेबल है। लॉगिन करिए, रजिस्टर करिए, एब्सोल्यूट फ्री बैचेस में आइए और एंजॉय।